बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल के बाद से अब तक बहुत सारे बयानात, बहुत सारे दावे, बहुत सारे इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और आज वज़ीर इत्तलात अताला तारड़ साहब ने सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इल्ज़ाम तराशियों का जवाब दिया है। और उन्होंने ये कहा है जी कि हमें पता था कि इस एहतजाज में शर पसंद अनासर मौजूद हैं। 45 के करीब बंदूकें भी पुलिस ने तहवील में ली हैं और फिर जो शहादतें हुई पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों की, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। एक बड़ा दावा अताउल्लाह तारड़ साहब ने किया है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुसलसल फेक न्यूज़ का सहारा ले रही है, मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। जबकि अता तारड़ साहब ने एक और भी बड़ा दावा किया है। मुराद सईद के हवाले से उनका कहना है कि वो सीएम हाउस पेशावर में रोपोश हैं और उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगता कि हम सीएम हाउस पर रेड करें और उनको गिरफ्तार करें। लेट्स सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका क्या जवाब देती है। दूसरी जानिब जो वजारत दाखिला है जनाब, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी कि पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त किसी किस्म का कोई जो टकराव है वो नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपनी इस नाकामी के बाद से मुसलसल इंतशार और तकसीम का शिकार है। बहुत सारे इल्ज़ाम तराशियाँ पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के बाहर से भी पार्टी पर बहुत तनकीद हो रही है, कारकुनों की तरफ से भी तनकीद हो रही है। एक तरफ पार्टी ये तय करने की कोशिश कर रही है कि डी चौक पर तेज़ी से जाने का फ़ैसला क्यों हुआ और हम जो हुजूम था हमारे साथ उसके यरगुमाल क्यों बने। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि वो दीगर सियासी जमातों से भी रब्ता कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का इशारा दिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाजी सियासत से बाज नहीं आएगी? बार बार नाकामी के बावजूद एक बार फिर एहतजाज का ऐलान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर साहब की सियासी साख को बचा सकेगा? ये वो सवाल हैं जो आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे जनाब एक और ऐसा मामला जो दिहाइयों से तय नहीं हो पा रहा, फिक्स नहीं हो पा रहा। एक ऐसा मसला है पाकिस्तान की मैशत का जिसको कहते हैं टैक्स कलेक्शन। पाकिस्तान का जो मुल्क और जितना हमारा इकॉनमी का साइज़ अगर उस तनासुब में देखा जाए तो हमारे यहाँ टैक्स नेट में बहुत थोड़े लोग हैं। जिन लोगों का आउटसोर्स टैक्स कटता है यानी कि नौकरी वाले अफराद, उन्हीं पर हुकूमत मुसलसल बोझ डालने की कोशिश करती है। वो तमाम सेक्टर्स जिसमें ज़राअत है, जिसमें रिटेलर्स हैं, उनको नहीं ला पा रही हुकूमत टैक्स नेट में। और ये बहुत सारी हुकूमतों की मुसलसल नाकामी है। हमसे IMF मुसलसल इसका तकाजा करता रहता है। तो जनाब इस वक्त हुकूमत जो है वो FBR की तंजीम नौ की कोशिश कर रही है। ख़बरें आ रही हैं कि कोई ऑर्डिनेंस भी इस हवाले से जारी हो रहा है जिसमें तंजीम नौ भी होगी और टैक्स रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। और ज़राए ये दावा करते हैं कि वज़ीर आज़म ने इस ऑर्डिनेंस की बाकायदा मंजूरी दे दी है और डिजिटल इन्वॉइसिंग, दस्तावेजी कवानीन और टैक्स दायराकार को वसी करने के लिए अमली इक़दामात शुरू किए जाएंगे। और इसमें कस्टम्स ओवरसाइट बोर्ड और इनलैंड रेवेन्यू और साइट बोर्ड के क़याम की तजावीज़ भी शामिल हैं। लेट्स सी के कहा जा रहा है कि इसी महीने में ये आ जाएगा ऑर्डिनेंस, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन में जो FBR ने अपने अहदाफ रखे थे उसमें वो मुसलसल नाकाम है। रवां माली साल के पहले 5 माह के दौरान 4,279 अरब 60 करोड़ टैक्स जमा हुआ है और हमने जो टैक्स हदफ रखा हुआ था वो 4,636 अरब रुपए रखा था। तो अब तकरीबन 356 अरब 40 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो है। इसके अलावा जो हमने अहदाफ रखे हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं, कितने रियलिस्टिक नहीं है, इस हवाले से भी बात करेंगे जनाब। तो प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ शब्बर जैदी साहब होंगे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ताजर दोस्त स्कीम के हवाले से भी। वो भी FBR का एक इनिशिएटिव था लेकिन को बहुत ज़्यादा कामयाब इनिशिएटिव साबित नहीं हुआ, उसकी क्या वजूहात हैं। शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सियासत की बात कर लेते हैं सर। मुसलसल हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले भी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने की बातें हो रही थी। अब इस्लामाबाद में फिर रूमर्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने की तरफ दोबारा से सोचना शुरू हो गए हैं, जो आप लोग डी चौक से आगे गए हैं उस वजह से। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज भी ऐवानों में कौन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म 47, जो इन कठपुतलियों को, इन डाकुओं को हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने, करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट इलेक्शन कमीशन
और काजी फायसा की मिलीभगत से उनको मुसल्लत किया। अभी फॉर द टाइम बीइंग 9 फरवरी के रिजल्ट को आप साइड पे रख के आप ये बताएं कि इस वक्त नेशनल असम्बली हो, आपकी सेनेट हो, आपकी प्रोविंशियल असम्बली हो, सबसे ज्यादा नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसकी है? वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला 12 जुलाई को फुल कोर्ट के फैसले के आने के बाद आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? नंबर 3, आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितना बड़ा इलेक्शन फ्रॉड और डाका डाला गया है 8 फरवरी के इलेक्शंस के जीतने के बाद, वो दुनिया ने उसको न सिर्फ देखा बल्कि उसको रिपोर्ट किया और उसके ऊपर अपने कमेंट्स किए। दुनिया पूरी ने, ना सिर्फ मीडिया ने बल्कि दुनिया पूरी ने कहा है कि ये फ्रॉड इलेक्शंस था और है, और ये रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि इसकी जब तक प्रॉपर वेरिफिकेशन और इसकी ऑडिट ना किया जाए। नेक्स्ट ये कि जब हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया, हम लोगों को कंपेन नहीं करने दी, हमारे वर्कर्स को नहीं जाने दिया, कोई इकट्ठा होने नहीं दिया, हमारे पोलिंग एजेंट्स उठा लिए, सब कुछ के बावजूद कौम निकली और हमारे हक में आकर के उन्होंने वोट डाला। लेकिन सबसे बड़ी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी शुएब साहब आप ये बात तो, लेकिन अगर पाबंदी लगाए जाने का, क्योंकि इसमें भी तकसीम है, हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसकी मुखालफत करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर हालात इस नहज पे चले जाते हैं, क्योंकि सियासी जमातों पे पाबंदी लगाने से कभी फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर इस नहज पे चले ही जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मतलब आपने अपनी 90% अवाम को प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सिर्फ नहीं, आपने अपने प्रोसेसेस तमाम से अलग कर दिया। क्या आप 90% आबादी को आप दहशतगर्द डिक्लेयर कर देंगे? क्या 90% आबादी को आप राइट ऑफ वोट से हटा देंगे? क्या 90% आबादी को प्रैक्टिकली तो पाबंदी हमारे पे लगी हुई थी, हमारे पास किधर था निशान? किसी को जूता मिला, किसी को फाख्ता मिला, किसी को बैंगन मिला, किसी को मूली मिली, किसी को गाजर मिली, किसी को चैनक मिली। किधर थी हमारी पार्टी? लेकिन पार्टी को तो आपने प्रैक्टिकली आज भी आपने हमारी पार्टी के इंट्रा पार्टी तीसरी दफा के इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अच्छा, लेकिन सब कुछ के बावजूद इसका इन बदमाशों को एक मिनट मेरी बात मुकम्मल करना। इन बदमाशों ने अभी तक मशरकी पाकिस्तान के साने से सबक नहीं सीखा। जिन्होंने 162 सीटों में से 160 सीटें जीती थी, उन पे पाबंदी लगाई, उनके खिलाफ फोर्स यूज की। क्या हुआ अंजाम आपका? इनको वो मार मार के इनके साथ वो अंजाम हुआ कि आपको वहां अपनी फोर्स खत्म करनी पड़ी, आपको अपना मुल्क तुड़वाना पड़ा, और आज आप उसी की कंटिन्यूएशन में दोबारा वही हरकतें कर रहे हैं। जमहूरियत आपने दफन कर दी। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आप पे तो आप ऐसी बात आप मिसाल दे रहे हैं, जाहिर है वो हमारी तारीख का एक स्याह बाब है और जाहिर हकीकत भी है। लेकिन ख्वाजा आसिफ तो पहले ही कह रहे हैं कि दुश्मन चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाए, और पीटीआई जो है वो फैसिलिटेशन कर रही है, जो एक दूसरा रास्ता है, क्योंकि एहतजाज की आपकी हिकमत अमली उस तरह से कामयाब नहीं साबित हुई। आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई राह हमवार नहीं कर पाए, उल्टा उनके ऊपर तो मजीद लगता है कि कानूनी उनके लिए पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। तो आपको नहीं लगता है कि अब इंगेजमेंट के ऊपर पीटीआई को ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है, ये हम नाकाम नहीं हुए, नाकाम ये कठपुतली हुए हैं कि ये जब और कुछ नहीं कर पाए तो सीधी गोलियां मार के लाशें गिरा दी। ये यजीदियत के पैरोकार है और पैदावार है, और ये कभी कोई कलमा गो मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। शुएब साहब, किसी के ईमान पे क्या, इस बात पे मैं नहीं बहस करूंगी, लेकिन बात ये है कि आपके साथ जब बातचीत हो रही थी, आप खुद कानूनदान हैं, एक कानूनी तौर पर तरीक़ेकार है एहतजाज करने का, और रियासत जो है वो जब एक जगह का तयन कर देती है कि इससे आगे आपने नहीं जाना, तो फिर उसका एहतराम भी तो पीटीआई अपने वर्कर्स को सिखाए। क्योंकि ये भी नजर आया कि पीटीआई के वर्कर्स ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम दोनों को यरगुमाल बना लिया। तो ये जो सूरत हाल है, जाहिर है ये नाकामी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पे जाती है, जिसकी वजह से मामला इतने खराब हुए। नहीं, पहली बात तो आपको बताऊं, देखें, पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट होता है, बुनियादी इंसानी हुकूक को कोई कानून भी खत्म नहीं कर सकता। मुझे आप 1 महीना 1.5 महीना पीछे चले जाएं, खत्म नबूवत का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और वो हमारे लोग भाई पाकिस्तानी आए, पूरा इस्लामाबाद बंद था, लेकिन वो पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, उन्होंने एहतजाज भी किया, इन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया। मैं ये मुकदमे के हक में भी नहीं हूं, मगर
अगर आपकी नज़र में किसी ने गैर कानूनी काम किया है तो आप मुकदमा कर सकते हो। पीसफुल प्रोटेस्ट को आप नहीं रोक सकते। सर कौन कौन हुकूमत सा और वजारत लेटेस्ट दाखिला असला तो नहीं इस्तेमाल नहीं, किया? वजारत दाखिला तो मुसलसल इस बात की तरदीद कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो फोर्स है उसको बिल्कुल ये ऑर्डर्स ही नहीं थे कि आपने किसी किस्म का कोई असलहा जो है वो इस्तेमाल करना है। झूठे झूठे और बेईमान लोगों की क्या आप मिसाल दे रही हैं? जो दुनिया पूरी ने दिखाया, देखा, अल जजीरा की रिपोर्ट आप उठा लें, आप बीबीसी की रिपोर्ट आप उठा लें, आप दी गार्डियन की रिपोर्ट आप उठा लें, पूरे आप लोकल मीडिया को भूल ठीक है, जाएं, अच्छा सोशल जो मीडिया को भी भूल जाएं, जो आप 24 से, इंटरनेशनल अच्छा मीडिया जो की 24 अपनी से आई 26, विटनेसेस जो हैं जो उनकी गवाही आप उठा करके देख जो लें। 24 से इन बेईमानों 26, का क्या एतबार सर है? जो बीबीसी ने तो खैर बहुत थोड़ा नंबर आपके, खुदा ना खास्ता, मैं तो कहती हूँ होनी नहीं एक चाहिए इंसान, सुने शहादतें। सुने तंजीला, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। थोड़ी तादाद बताइए, ज्यादा तादाद बताइए। ये तो कहते हैं गोली नहीं चली, ये ठीक तो है कहते हैं किसी एक बंदे को भी नहीं मारा, सर, जो ये तो कहते हैं 24 कि से, कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ लेकिन इन बेईमानों ने, अच्छा शुएब मुझे साहब, बताएं, शुएब गाड़ियां साहब किसने तोड़ी हैं? 24 गाड़ियों से, को किसने आग लगाई है? सर सारी वो कह उनकी रहे हैं ना कि तस्वीरें आई हमारे हैं। पास जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो भी सामने आ जाएंगी। ये भी बता दीजिए कि अब 24 से 26 तक जो हो गया, उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। आपके कुछ लोगों के इस्तीफे भी सामने आ गए हैं और एक बार फिर आप लोग कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आएंगे। आप लोग दोबारा से एहतजाज करने के लिए आएंगे? नेक्स्ट क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा आपने पहुंचाया है 24 से 26 तक, और उसके बाद के अब नया जो एहतजाज होगा वो कैसे मुख्तलिफ होगा इस एहतजाज से? पहली बात तो यह है कि कोई हमारे यहाँ इख्तलाफ नहीं है, कोई इस्तीफे नहीं आए। किसी ने अगर इस्तीफा देने की कोशिश भी की है, खान साहब उसको वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, और वो इसलिए नहीं है कि हमारे दरमियान इख्तलाफ है, वो इसलिए है कि कोई हमारे से बेहतर आदमी को आप लगा दें, और इसलिए नहीं है कि हम कोई खुदा न खास्ता आपस में लड़ रहे हैं। एक बात आपको बता दें, पार्टी शहादतों के बाद ज्यादा मुत्तहद हुआ करती है, और फिर ये कि हम उसको, हमें नुकसान हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमें उस बात का गम भी है और गुस्सा भी है, और पूरी कौम को है, सिर्फ हमें नहीं है। इन हालात में कोई मुझे बताएं कि कोई पाकिस्तान से बाहर से या पाकिस्तानी कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? सर अगर पूरी किसी दुनिया ने में गैर जो कानूनी रूट, काम सर किया पूरी तो दुनिया में जो रूट दिया जाता है, जो रास्ता दिया जाता है, उसी रास्ते को फॉलो किया जाता है। पूरी दुनिया में हमने ये मनाजर भी नहीं देखे कि कंटेनर्स को उठा नहीं, के मशीनरी से मुझे आप इधर उधर बता फेंक दें, दें। मुझे बता दें, पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाने का हक किसने दिया है इस बदमाशिया को? पूरे पाकिस्तान को बंद करने का अख्तियार किसने दिया है इस बदमाशिया को? सरकारी मुलाजिम को जाना बंद कर दिया, कंपनीज बंद हो गई, और 200 अरब रुपए का रोजाना शुएब नुकसान साहब, किया। ये आप किसने किया? आप किस 6 बार, बदमाशों ने किया? चले सर एक लम्हे आप के लिए, चंद सर हजार, ये तो शुएब कहते हैं साहब, कि ये चंद हजार लोग थे, 5,000 थे, 10,000 थे, 15,000 बंदे थे, शुएब साहब, 10,000 15,000 बंदों के पीसफुल प्रोटेस्ट थे। आप इतने डरते हैं? शुएब इन साहब, बेशर्मों को शर्म नहीं आती शुएब कि इस साहब, मुल्क में एक तो झूठ बोलते हैं शुएब और साहब, उसके बाद आप 6 बातें दफा, करते हैं? सर आपके आपके सोशल मीडिया पे भी फेक वीडियोस का ढेर लगा हुआ है। झूठ और सच की तो बहस में हम जाते नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप अगर हुकूमत ने यही इसी तरीके से आपके एहतजाज को रोकना है, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ सर कि आप कितनी बार एहतजाज करेंगे इस तरह से? आप इंगेज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हुकूमत जब आपको मौका देती है, एक विंडो खुली थी, तो फिर आप और आपकी अपनी जमात के लोग ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि हमारी गो स्लो की पॉलिसी थी, हमने कुलसूम हॉस्पिटल के सामने रुकना था। तो फिर वो लाइन क्यों क्रॉस हो जाती है आपकी अपनी स्ट्रेटजी के तहत ही, कि जिससे आपको मौका मिले इंगेज करने का, जो कि एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट हो? देखिए, पहली बात तो हमने कभी भी, हम पुरअमन एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पुरअमन शहरी हैं, हमारा पुरअमन जो रूप है वो बरकरार रहेगा। दूसरी बात, इंगेजमेंट की बात मैं आपको एक मिसाल दे दूं। जुलाई के पहले हफ्ते में उन्होंने कहा हम एपीसी बुला रहे हैं, आप आएंगे। मैंने 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खान साहब का पैगाम दिया कि जी हम इसमें शिरकत करेंगे। खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा जी हम इसमें शिरकत करेंगे। इसके बाद क्या होता है? उसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और 15 जुलाई को यही अतातार जो बंदर की तरह नाचता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, किसी के कहने पे, ये अपनी तरफ से नहीं होता, और माहौल खराब करने के लिए आ गया। और इसने क्या आकर कहा? इसने आकर कहा जी पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, और उसके बाद से माहौल आज तक खराब होता चला जा रहा है, और ये किसी की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। और अब और कैसे अच्छा, ठीक होगा? उसके बावजूद लास्ट क्वेश्चन, सुने, ठीक कैसे होगा? अच्छा सुने ना, अब उसका हल क्या है? अब उसके हल की तरफ अगर हम आएंगे, जब तक ये जमहूरियत को तस्लीम नहीं करेंगे, आइन और कानून को तस्लीम नहीं करेंगे, उसकी बालादस्ती को, इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, आर्जी तौर पर कुछ नहीं हो सकता। आज फिर ये क्या कह रहे हैं, हमने क्या इंगेज करना है? इंगेज तो इन्होंने करना है। ये हमें कहें, धमकियां दें, हमें गोलियां मारें, हमारे शुहदा
इनोसेंट लोगों को शहीद करें और फिर आकर कहें कि हम इन पे पाबंदी लगा रहे हैं, हम गवर्नर राज लगा रहे हैं, और वो झूठ के बहाने गढ़े और हम जाकर के उनसे मुज़ाकरात की माफी मांगे और उनसे भीख मांगे। ठीक है। तो ये ये फिर कुछ जो कुछ कर रहे हैं, तो ये फिर ये डेडलॉक पाकिस्तान किसी की तरीके से बुनियादें हिला रहे हैं। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ये जो टोला मुसल्लत किया गया है, इस साजिश के तहत किया गया है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। सो आप कहते हैं जनाब के जो डेडलॉक है वो इसी तरह कायम रहेगा, क्योंकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही अपने अपने मौक़िफ़ पर हमें डटी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब होंगे। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में आखिर ऐसी क्या ख़राबी है कि हम अपने आदाफ भी पूरे नहीं कर पाते। सिर्फ सरमाइयों की बात नहीं है, मुआशी आदाफ इस मुल्क की मैशत को कहाँ लेके जाना है, टैक्स कलेक्शन को कहाँ लेके जाना है। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी, और बात करेंगे एक तरफ हुकूमत ताजे दो स्कीम के अहदाफ जो हैं वो भी हासिल करने में नाकाम नज़र आती है। FBR को भी टैक्स वसूलियों में काफ़ी शॉर्टफॉल का सामना है। हमारी इकनॉमिक पॉलिसी किस तरफ जा रही है, इस हवाले से बात करने के लिए शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन हैं FBR के। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, आपने हमें वक्त दिया। शब्बर साहब, ये बताइए कि जो इस वक्त हमारे जो हैं वो अहदाफ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉर्टफॉल नज़र आता है। अब शॉर्टफॉल है, उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 350 अरब है। और मैं ये समझता हूँ कि 13,000 के टारगेट में 350 का शॉर्टफॉल होना कोई ये नहीं डिमॉन्स्ट्रेट करता कि कोई बहुत बड़ी नाकामी या बहुत बड़ी खामी है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को, टैक्स की कलेक्शन को, इस शॉर्टफॉल के पैमाने पे नहीं देख रहा। मगर जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो दो हैं। पहली बात तो जो पाकिस्तान की जिस तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेटल्ड है और जिस तरह से मैनर है टैक्सेशन का, उसमें 13,000 की फिगर इस बजट के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा थी, और ये 10,000, 10,500 से ज़्यादा और या 11,000 से ज़्यादा किसी हाल में नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। अब ये जो 13,000 आप रिसीव करने जा रहे हैं, ये आप इसमें आप दो ज़ातियाँ कर रहे हैं। पहली ज़ाती आप ये कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस लेकर लोगों की बाइंग पावर या डिस्पोजेबल इनकम कम कर रहे हैं और गरीब अमीर के अंदर टैक्सेशन को सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। दूसरी, आपने बिजनेसेस का रेट ऑफ टैक्स इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में कारोबार करना आसान है। तो अब मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ इस सारी चीज को मिलाकर कि पाकिस्तान की इस जो 13,000 बिलियन की जो टैक्स पॉलिसी जिसके पीछे ये 13,000 काम कर रहा है वो पूरी तरह से नाकाम है। लेकिन आपने अभी अच्छा, बात की कि डॉक्यूमेंटेड ज़ाहिर कारोबार करना मुश्किल है। इन्होंने कुछ स्कीम्स अनाउंस की जिसमें ताजर दोस्त स्कीम थी, हमने देखा कि उसको भी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। इससे पहले आपको याद होगा जब मिफ्ता साहब होते थे नून लीग की हुकूमती वज़ीर ख़जाना, तब उन्होंने भी कोशिश की थी कि एक सर्वे भी हुआ था। तो आपके ख्याल में उनके साथ इंगेज करना, जो ताजर हैं उनके साथ इंगेजमेंट में हुकूमत नाकाम है, या कोई वाकई कोई ऐसी इंसेंटिव देने में नाकाम है कि वो लोग जो हैं वो अपने आप को टैक्स नेट में लेके आए? देखिए, अगर आप ताजे दोस्त स्कीम की बात कर रही हैं तो मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी था जिसने पहले दिन से ये कहा था कि ये स्कीम नाकाम हो जाएगी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि वजीर ख़जाना साहब को ये बताया गया असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, अगर आप असेंबली की तकरीर सुने, कि ताजे दोस्त स्कीम कामयाबी से जारी है और अगर आप आज देखें तो ये बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो ये वो लाल बत्तियां होती हैं जिसके पीछे ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम को, वजीर खजाना को और पाकिस्तानी अवाम को लगा देती है। वो आईजी, चीफ कोऑर्डिनेटर और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पहली सहमाई में 10 अरब रुपए का टैक्स वसूल करना था और वो 1 मिलियन रुपया जो है वो जमा कर सकें, यानी कि मैंने वो कहा ना, मैं आपको वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब आपने ये कहा कि गवर्नमेंट उनके साथ एंगेज होने में नाकाम रही है। देखिए, ये जो ताजरों के साथ एंगेज होना और ये होना और इनके साथ करीब होना, ये सारी बेकार की बातें हैं। अगर आप मेरा टेन्योर याद करें तो मेरा झगड़ा ही ताजरों के साथ हुआ था और उन्हीं की बुनियाद पर मैंने ये अपनी चीज़ छोड़ दी थी।
देखिए ये जो छोटा ताजिर, दरमियाना ताजिर और ये आड़ती है, ये अब इस पोजीशन पे चला गया है कि वो ये स्टेट के सामने वो ये कह रहा है कि हम टैक्स नहीं देंगे, आप हमारा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें। और स्टेट उनसे टैक्स रिसीव करने में नाकाम हो चुकी है, हम्म। और स्टेट ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो नाकाम हो चुकी है। अगर स्टेट ये आज एक्सेप्ट कर ले कि वो नाकाम हो चुकी है टैक्स रिसीव करने में, तो शायद पाकिस्तान की भलाई हो जाए। वो ये समझते हैं कि आप मुझे ये बता दें कि कितना टैक्स रिसीव हो रहा है आजमगढ़ मार्केट से, कितना टैक्स रिसीव हो रहा है नारकली से, कितना टैक्स रिसीव हो रहा है बोरी बाजार से। ये सब बकवास है। लेकिन हल क्या है फिर? आप कह रहे हैं कि अगर नाकामी मान लेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये ऐलान कर दें कि भाई हम ताजरों से टैक्स लेने में नाकाम है, फिर उसके बाद जाहिर है फिर भी तो स्टेट ने ही हल निकालना है ना। फिर स्टेट के पास हल क्या है? नहीं, स्टेट ने हल ही निकालना। स्टेट जो होती है वो अपनी पावर यूज करती है टैक्स को रिसीव करने के लिए। जब स्टेट इन लोगों से डरती है, वो अब मैं डरती किस तरह से है, देखिए ये इनके पास शटर माफिया है, इनके पास सप्लाई चेन है एसेंशियल गुड्स की। स्टेट इस बात से डरती है कि अगर मैं इनके ऊपर सख्ती करूंगा, कल ये गोश्त की दुकानें, दूध की दुकानें, सब्जी की दुकानें बंद कर देंगे, मार्केटें बंद कर देंगे, तो चाहे वो स्टेट माशाल्लाह की भी हो, वो उनको चला नहीं सकती। तो ये हम एक चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं इनके साथ। उन्हें पता है कि हमारे पास शटर पावर है, ये हमारे साथ पंगा नहीं ले सकते। मतलब हम ये तो कहते हैं ना कि शुगर माफिया और जो है ना फलाना माफिया, तो इसका मतलब है कि ताजर माफिया जो है उसकी बात ही नहीं शायद हम करते। अरे बात सुनो मेरी, शुगर की तो सुबह 140 मिले है ना, 140 आदमी है ना, शुगर के तो सिर्फ 140 आदमी है ना, 140 मिले हैं। ये तो 50 लाख आदमी है ना जो पूरी इसको डील कर रहे हैं। तो अगर आप ये कह रही हैं कि ये ट्रेडर का माफिया नहीं है, तो फिर आपको पाकिस्तान की मारूजी हालत का नहीं पता। अच्छा, अब ये जो इनको बिगाड़ा नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि फिर ताजर माफिया भी है ना, फिर इस माफिया को माफिया की तरह डील करना चाहिए। फिर आप स्कीमें अनाउंस करते रहेंगे, आपको रिस्पांस यही मिलता रहेगा और आप बैठे रहेंगे और गरीबों से, रोजगार वालों से, नौकरी वालों से टैक्स लेते रहेंगे। अब मैं इससे आगे चलता हूँ ना, अब इससे आगे चलते ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट या मरियम नवाज की गवर्नमेंट लाहौर के ताजरों से टैक्स लेने में इंटरेस्टेड है? हाँ या ना में जवाब दें। लगता तो नहीं है। बस खत्म हुई बात। फिर आप क्यों मेरे साथ इतनी लंबी बहस कर रही हैं? लेकिन शब्बर साहब, ये आज हुकूमत है ना उनकी, उससे पहले किसी और की हुकूमत थी। एक सेकंड मेरी बात सुनो। ये पॉपुलर लीडर है ना, चीफ मिनिस्टर पॉपुलर हैं, बड़ी वेल करती हैं, दौरे करती रहती हैं, चाइना जा रही हैं, इधर जा रही हैं। चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर चैम्बर के सदर रह चुके हैं, ताजरों के आदमी हैं। वो 3 दिन तक कैंप ऑफिस बनाए लिबर्टी में, और मरियम नवाज साहब कैंप ऑफिस बनाए 3 दिन तक अनारकली में। और वो ये कहें कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान का हर ताजिर रजिस्टर हो जाए। आप मुझे ये करवा दें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये मुनाफिक हैं। आप किस दुनिया में बैठी हैं? आप क्यों मेरा भी टाइम जाया कर रही है, अपना भी टाइम जाया कर रही है? मुनाफिक ये लोग हैं। ये नहीं चाहते, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनको पता है कि ये उनका वोट बैंक है, ये उनका वोट बैंक है। वो नहीं चाहते कि उनसे टैक्स लिया जाए। आप ये बातें जो कर रहे हैं ना, ये हम ताजरी स्कीम लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा ये 50 लाख बंदा है। शब्बर साहब, जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनकी तादाद भी तो नौकरी पेशा को अलग रखें, आप उसके साथ इसको मिक्स नहीं करें। आप ये जो आप लोग जो है ना नौकरी पेशा को ताजरों से मिक्स कर देते हैं। ताजरों के सब्जेक्ट को पहले क्लोज करें ना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो भी तो वोटर है ना, उनके ऊपर आप टैक्सेस का बोझ डाले जा रहे हैं। वो वोटर नहीं है। नहीं, वहां पे मुनाफत नहीं चलती ना, इसलिए कि वहां तो सोर्स पे कट जाता है ना, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है ना। सही। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान की कोई हुकूमत चाहती थी कि वो टैक्स रिसीव करे? इमरान खान ने मुझे काम कहा तुम करो। मैंने अपने जमाने में कोई स्कीम अनाउंस नहीं की, मैंने कोई चीज नहीं दी। मैंने कहा जी मैं डॉक्यूमेंटेशन कराऊंगा। आप लोगों ने कहा नहीं जी शब्बर साहब तो बड़े जालिम है और ये है और वो है। मैं घर छोड़ के घर आ गया, खत्म हो गई बात। अब जरा अच्छा, इंटरनल तो आपने बता दिया कि जाहिर है नियत का भी फुकदान है, कैपेसिटी का भी फुकदान नहीं है। नियत है ही नहीं, फुकदान नहीं है, नियत अपोजिट में चल रही है। अच्छा, नियत है, फुकदान अलग चीज होती है। वो चाहते हैं कि नहीं करेक्ट हो। आप किस दुनिया में बैठी हैं? ये नहीं
वो ये चाहते हैं कि टैक्स कलेक्ट नहीं हो। अच्छा, जरदारी साहब ये चाहते हैं अब ये बता दें कि आईएमएफ क्या है इसमें। फिर अगर अंदर से तो चले हमें समझ आ गई कि मामला गड़बड़ है, लेकिन आईएमएफ मुसलसल आपसे कह रहा है कि आप जो हैं वो एक्सपोर्टर्स को, ताजरों को, किसानों को टैक्स नेट में लेके आए बार बार। जब भी शराइत आती हैं, जब भी हम प्रोग्राम में जाते हैं, आईएमएफ के तो यही शराइत हैं। तो वो कितना असर्टिव हो सकता है, वो कितना मोटिवेट करेगा, उसका कितना दबाव है? ये हम आईएमएफ हमें कब से कह रहा है कि हम आप ये करें। कम से कम 20 साल तो हो गए ना। 20 साल हो गए ना, इससे ज्यादा हो गए होंगे 20 साल से भी। हमने किया आईएमएफ ने हमें कर्जा देना बंद किया? नहीं किया। दोनों की मजबूरी है। वो भी जानते हैं कि ये मुल्क तबाह हो चुका है टैक्स के मामलात में, मगर उनको भी सियासी मजबूरियां हैं, उनकी बैन अवी मजबूरियां हैं। वो हमें आईसीयू में रखकर जिंदा रख रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है। उन्हें पता है कि ये जिंदगी भर नहीं करेंगे, ये भी उनको अच्छी तरह पता है। तो ये जो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, ये जिस आप सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ये सिर्फ लिप सर्विसिंग हो रही है बेसिकली। शबर साहब, आखिर में मुझे क्विकली अगर बता सकें कि जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी इस वक्त है, हुकूमत ये बार बार दावे कर रही है कि हम जो हैं वो मुआशी इशारियों को बेहतर करने में कामयाब हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो दबाव था पाकिस्तान की मैशत पे, जो खतरात थे, वो टल गए हैं? देखिए, मेरी बात को लोग सुनते हैं और मेरी बात की एक बहुत अहमियत है। तो इसलिए मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, मगर मैं ये नहीं समझता कि हमने कोई सही राह पकड़ ली है। सही। गलतियों का मैं पूछूं आपसे तो फिर क्या सबसे बड़ी गलती? हमने कोई अभी तक सब्सटेंटिव करेक्शन नहीं की है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां हम खड़े थे, और हमारे सामने कोई रोशन रास्ता नजर नहीं आ रहा। हम इकोनॉमी को सुकेड़ कर या चीजों को दबाकर या इस तरह करके हम अगर ये समझते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को 1 लाख पे दिखाकर या पहुंचाकर फिर अगले दिन नीचे करके और ऊपर करके हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम ये बातें आपकी एक्सेप्ट कर लेगी, तो फिर गलत फहमी है आपकी। मैं पाकिस्तानी नौजवानों को ये कहता हूँ कि पाकिस्तान से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, मगर जिस डगर पे हम चल रहे हैं ये रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया शबरजादी साहब, साबिक चेयरमैन एफबीआर की गुफ्तगू आपने सुनी। जी, वो कह रहे हैं कि इकॉनमी के जो खतरात हैं वो अभी तक अपनी जगह पर मौजूद हैं। ताजर दोस्त स्कीम की बात हुई है, इसके बाद हम उस हवाले से बात करेंगे। जो ताजर दोस्त स्कीम को चला रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वाकई स्कीम नाकाम है और नाकामी के पीछे वजूहात क्या हैं और कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, एफबीआर ने ही 1 अप्रैल 2024 को एक और स्कीम भी शुरू की थी जिसको ताजिर दोस्त स्कीम का नाम दिया गया था, जिसमें जितने भी होलसेलर्स और रिटेलर्स और डीलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश थी। इस स्कीम का इस वक्त स्टेटस क्या है? और इस स्कीम पर बहुत सारे रिजर्वेशंस का इजहार था। ताजर जो हैं वो बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक नहीं कर रहे थे और एफबीआर ने बहुत सारी तजावीज़ भी मांगी थी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नईम मीर साहब, जो कि इस स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब। नईम मीर साहब, बताइएगा कि इस वक्त स्टेटस क्या है, क्योंकि अपेरेंटली नज़र आ रहा था कि ताजर दोस्त स्कीम उस तरह से कामयाब नहीं हुई और हुकूमत जो अहदाफ हासिल करना चाहती थी वो हासिल कर नहीं पा रही थी। तो अब इसको भी स्कीम को भी मुअत्तल ही कर दिया गया है। अभी इस पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। वो ये वजह बनी कि जो स्कीम के अंदर कुछ खामियां थी, उन खामियों की निशानदही की भी गई और ताजरों ने अपने मुतालबात के ज़रिए उन खामियों का तज़किरा भी किया और उसको एफबीआर ने कबूल भी किया। और अब एफबीआर ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है होलसेल और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए, तो अब उन्होंने डेटा एनालिसिस की बुनियाद पर ताजरों को जो है वो नोटिस जारी कर रहे हैं और उनसे टैक्स वागुजार हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एफबीआर ने अपनी जो सिमत है
उसको दुरुस्त किया है और एफबीआर ने ये देखा कि जहाँ पर रेवेन्यूज जो हैं वेड हो रहे हैं और जो लोग मालदार हैं, जो इस काबिल हैं और उनकी आमदनी इस काबिल हैं कि उन्हें टैक्स होना चाहिए, तो उन तक जो है वो एफबीआर जो है वो एआई की सपोर्ट से पहुंच रहा है, एफबीआर इंटेलिजेंस के ज़रिए पहुंच रहा है, एफबीआर अपने तमाम वसाइल को बरूएकार ला रहा है और इसलिए फील्ड फॉर्मेशंस के लिए भी बजट्स जो हैं उनको देने की बात की गई है, गाड़ियां देने की बात की गई है और उनको भी मुतहर्रिक करने की बात की गई है। तो एफबीआर जो है वो किसी और लेकिन अभी तक हमें चैलेंजेस आ रहे हैं एफबीआर को भी, हुकूमत को भी, तो क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है इसकी? फिर देखिए उसमें चैलेंजेस ये आ रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को इजाज़त दी गई थी कैश सेल्स की, तो जब वो कैश सेल्स करते थे तो उस कैश सेल्स के नतीजे में वो अपनी तमाम तर सेल्स या सेल्स का बेशतर हिस्सा जो है वो कैश की सूरत में कर देते थे। अब एफबीआर उनसे ये पूछ रहा है कि भाई आप किसी भी बेनामी सेल्स को कैश सेल्स के अंदर नहीं डाल सकते। अब आपने हमें बताना है कि आपने किसको बेचा, कहाँ बेचा, कौन सी बिल्टी के जरिए आपने, कौन से ट्रांसपोर्ट के जरिए, कौन से शहर में माल पहुंचाया और वो बंदा कौन है, उसका टेलीफोन नंबर और उसका डेटा भी हमें दे। अब ये सारी चीजें जो है ना जब मिलना शुरू हो जाएंगी तो रिटेलर्स का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली जो है वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। और एक बात याद रखें कि जो रिटेलर्स हमारे हैं ना, कमर्शियल मीटर होल्डर्स, ये बुनियादी तौर पर एक और सरकारी डॉक्यूमेंट या रियासती डॉक्यूमेंट है, वो बिजली का बिल है। वो उस बिजली के बिल की वजह से एडवांस टैक्स दे रहे हैं, तो जब वो एडवांस टैक्स दे रहे हैं तो सरकारी तौर पर वो रजिस्टर्ड ही है। उन्हें ये ना समझा जाए कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, बस उनको एफबीआर से इंटीग्रेट करना है। उसके लिए ये ठीक है। तो आपको हाँ, इनिशिएटिव तो आपको ये लगता है कि, आखिरी मुझे बता दीजिए कि आपको लगता है कि ज्यादा मामला ये है कि जो मौजूदा सारी सूरत हाल है उसको आपने कैसे इंटीग्रेट करना है और आपने एक ओवरऑल पिक्चर को कैसे देखना है कि क्या कितने ताजर जो हैं, कितने रिटेलर्स जो हैं वो ऑलरेडी नेट में हैं और आपने उनको फैसिलिटेट कैसे करना है ताकि ये जो बार बार ऐसा एक तासुर मिलता है कि शायद वो आने ही नहीं चाहते टैक्स नेट में, वो रजिस्टर नहीं कराना चाहते, उनको पसंद ही नहीं आई कोई स्कीम, तो ये वाला तासुर फिर ख़त्म हो जाए। नहीं, ये पसंद नापसंद का मामला नहीं होता। ये जो टैक्स की अदायगी होती है ना, ये कोई रजा कराना नहीं किसी ने करनी होती, ये रियासत की जो होती है ज़रूरत होती है और रियासत अपनी रिट और अपनी कानूनी ताकत के बलबूते पर ही टैक्सेस को वसूल करती है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। असल मसला जो है वो ये है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पूरा होना चाहिए और उसकी चेन दरमियान में से टूटना नहीं चाहिए, और उस चेन को बरकरार रखने के लिए एफबीआर को जो है वो डिजिटल इक़दामात करने पड़ेंगे। जो रवायती तौर तरीके हैं, उन रवायती तौर तरीकों से अब ये काम नहीं होगा और ये काम जो है ये ऐसा नहीं है कि जिसको मार धाड़ से तो डिजिटल तरीका भी, आखिरी ब्रीफ सा कमेंट कीजिएगा नईम साहब, डिजिटल तरीका ना होने में किसकी कोताही है, क्यों सुस्त रवि का शिकार है ये मामला? देखिए ये सुस्त रवि का शिकार था और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी अव्वलीन तरजीह यही बताई कि वो एफबीआर को डिजिटाइज करेंगे और इसी के लिए इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और जो एफबीआर का मौजूदा जो सॉफ्टवेयर है जिसे हम पराल कहते हैं, उसको भी बहुत इम्प्रूव किया जा रहा है और इसी तरह जो नए तौर तरीके हैं उनको भी, जो बैनुल अक़वामी मयार के तौर तरीके हैं, उन्हें भी अडॉप्ट किया जा रहा है। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें कि अब काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि शायद उतनी तेजी से नहीं, आपको आगाही नहीं दी गई है, एफबीआर की तरफ से बताया नहीं गया। इंशाल्लाह ये काम हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब हमसे बात करने के लिए। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई थी ताजर 2 स्कीम जो कि अभी मुअत्तल है, उसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर हमसे बात कर रहे थे। आज से प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।